हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज की वीडियो में हम तुगलक वंश का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तुगलक वंश के शासनकाल से। इनका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 14 से 14 ईस्वी तक चला था तथा इस वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक का था। माना जाता है कि गाजी मलिक या तुगलक गाजी ने 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित किया तथा गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक कुराना तुर्क जनजाति से संबंध रखता था, जो कि तुर्क और मंगोलों की मिश्रित जनजाति थी। यह पहला सुल्तान था जिन्होंने सिंचाई के लिए नहर एवं कुओं का निर्माण करवाया था और सूखे से निपटने के लिए अकाल नीति भी बनवाई थी। इन्होंने लगान की दर 1/3 से घटाकर 1/11 भी कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों में तुगलकाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। इसी के अंदर रोमन शैली से निर्मित एक दुर्ग का निर्माण हुआ था, जिसे छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासनकाल में कुल 29 मंगोल आक्रमण हुए थे और उन्होंने सभी आक्रमणों पर विजय हासिल की थी। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। माना जाता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से लौट रहे थे, तब जूना खान ने सुल्तान का स्वागत करने के लिए दिल्ली के पास अफगानपुर गांव में लकड़ी का एक महल तैयार किया था। इसी महल के गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब हम इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनका शासनकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक का था। इनका वास्तविक नाम जूना खां था तथा इनका बचपन का नाम उलूग खां था, लेकिन राजा मुंदरी अभिलेख में इन्हें दुनिया का खान यानी कि जूना खां कहा गया है। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी और इनका नाम दौलताबाद रखा था। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल के सभी सुल्तानों में से सबसे अधिक शिक्षित एवं विद्वान सुल्तान था। इन्हें फारसी, अरबी, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान एवं तर्कशास्त्र की भी जानकारी थी तथा मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का धर्मनिरपेक्ष सुल्तान भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्य तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील एवं पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान कोही नामक एक नवीन विभाग की भी स्थापना की थी। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में 1335 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। यह मूल रूप से मोरक्को यानी कि अफ्रीका का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना काजी नियुक्त किया था तथा 1342 ईस्वी में इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का भी वर्णन किया है तथा इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापार के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। इसके अलावा हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही तथा अमीर खुसरो के तुगलकनामा से भी मिलती है। माना जाता है कि इन्हीं के शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी भारत आए थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक भारत में रहे थे तथा इन्हीं के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी हम्पी थी। इसके अलावा इन्हीं के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन निजाम शाह यानी कि हसन गंगू ने महाराष्ट्र में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में कुल 22 विद्रोह हुए थे। इनके शासनकाल का सबसे प्रमुख विद्रोह था तारगी नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया विद्रोह। माना जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक तारगी का पीछा कर रहे थे, तब तारगी भागकर सिंध चला गया। सिंध में थट्टा नामक जगह पर बुखार लग जाने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का विवादास्पद सुल्तान, मूर्ख सुल्तान तथा पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु पर बदायूं ने लिखा है कि इस प्रकार राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानेंगे। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 ग्रेन के सोने का सिक्का चलाया था, जिसे इब्न बतूता ने दिनार कहा है तथा 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया गया था, जिसे अदली के नाम से भी जाना जाता था।
इन्हीं के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश में कई बौद्ध मठों का भी मरम्मत करवाया गया था तथा यह अजमेर के शेख मोइजुद्दीन चिश्ती के दरगाह तथा बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में जाने वाला भी पहला सुल्तान था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक दिलवाड़ा के जैन मंदिर तथा मथुरा के केशव मंदिर में भी जाने वाला पहला सुल्तान था तथा यह पहला सुल्तान था जिसने होली त्यौहार भी मनाया था। इनके वित्त मंत्री का नाम दीवान चंद था, जो कि एक हिंदू था तथा इन्होंने जैन विद्वान हरविजय सूरी के साथ भी शास्त्र किया था। इन्होंने अपने सिक्कों पर अपने नाम की जगह खलीफा का नाम भी खुदवाया था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स यानी कि धनवानों का राजकुमार भी कहा है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुहलिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन तथा अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों के कब्र पे मकबरे भी बनवाए थे। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगों के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में 5 प्रयोग किए थे, जो कि कुछ इस प्रकार है। इनमें से सबसे पहला है दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि। यह 1325 ईस्वी में किया गया था। दूसरा है राजधानी परिवर्तन, जो कि 1326 से लेकर 1327 ईस्वी में किया गया था। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कि 1329 ईस्वी में किया गया था। चौथा है खुरासान अभियान, जो कि 1330 ईस्वी में किया गया था तथा पांचवा है कराची अभियान, जो कि 1331 ईस्वी में किया गया था। हालांकि इनके सारे प्रयोग सफल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे समृद्ध सुल्तान था। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक इनके उत्तराधिकारी बने। इनका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था तथा ये मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। माना जाता है कि इनका राज्याभिषेक ठट्टा के पास 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था तथा बाद में फिर से यह दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ था। इनकी उपाधि कासिम अमीर उल मोमिन की थी, जो कि खलीफा के द्वारा इन्हें दी गई थी। माना जाता है कि उन्होंने अमीर वर्ग को संतुष्ट करने के लिए जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी और उसे वंशानुगत बना दिया था। इन्होंने सैन्य व्यवस्था और सभी नियुक्ति को भी वंशानुगत बना दिया था। इसके अलावा इन्होंने भी घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था शुरू की थी तथा इन्होंने नगद वेतन के बदले अपने अधिकारियों को जागीर देना भी प्रारंभ कर दिया था। अब हम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख सुधारों के बारे में जानेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। इनमें से सबसे पहला है धार्मिक सुधार। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कट्टर धार्मिक नीति को अपनाया था और गैर मुसलमानों के प्रति धार्मिक रूप से कठोर व्यवहार किया था। उन्होंने जजिया कर को भू राजस्व कर से अलग किया और इसे धार्मिक कर का भी नाम दे दिया। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था और ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान था। इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ था। दूसरा है आर्थिक सुधार। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का आकलन करने के लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया था, जिसने राज्य की सालाना आय 6 करोड़ 75 लाख टंका बताया था। तीसरा है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 23 प्रकार के अनावश्यक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूलने का आदेश दिया गया। ये 4 कर इस प्रकार थे। पहला है खराज, जो कि भू राजस्व कर था। यह उपज का 1/3 भाग होता था। दूसरा है खम्स, जो कि युद्ध में लूटा गया धन होता था। इसमें राजकोष को 1/5 तथा सैनिक को 4/5 भाग मिलता था। तीसरा है जजिया, यह गैर मुस्लिम कर था। यह सर गिनकर वसूला जाता था। तथा चौथा है जकात, जो कि एक मुस्लिम कर था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था, जो कि उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। इसे हर्ब ए सर्ब के नाम से जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को मजबूत करने के लिए दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में नहरों का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ खरीफ फसल के साथ रबी फसल को भी प्रोत्साहित किया था। संभवतः फिरोज शाह तुगलक नहरों के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों का बगीचा लगाया था, जिससे प्रतिवर्ष 1,30,000 टंका की आमदनी होती थी। इन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 36 कारखाने लगवाए थे, जिसमें 12,000 दास काम करते थे। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही सबसे अधिक दास यानी कि 1,80,000 दास काम करते थे। इन्होंने दिल्ली में 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख है। इसके बाद हम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यों के बारे में जानेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। इनमें से सबसे पहला है दीवाने खैरात।
माना जाता है कि यह विभाग अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए बनवाया गया था। दूसरा है दीवाने इश्तियाक। यह एक प्रकार का पेंशन विभाग था, जहां मुस्लिम वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दिया जाता था। तीसरा है दारुल सफ़ा। यह एक प्रकार का अस्पताल हुआ करता था, जिसमें गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ करता था। चौथा है दीवान ए बंदगान। यह विभाग दासों की देखभाल के लिए बनाया गया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को भी अपना संरक्षण प्रदान किया था। अब हम इसके बाद फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसे लोक कल्याणकारी शासक के नाम से भी जाना जाता था। एलिफेंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा है। माना जाता है कि अशोक के बाद फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इतने बड़े पैमाने पर लोक कल्याणकारी कार्य किए थे। माना जाता है कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के याद में करवाया था तथा इसी जौनपुर में सरकी वंश के शासक हुसैन शाह सरकी ने अटला मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की भी रचना की है। माना जाता है कि इनके शासनकाल में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुए थे। इसके अलावा आरसी मजूमदार ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा है कि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का सबसे धर्मांध व्यक्ति था तथा औरंगजेब और सिकंदर लोदी का पूर्वगामी था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के टोपरा एवं मेरठ अभिलेख को भी दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया था तथा इन्होंने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए थे, जिसे अधा एवं विख भी कहा जाता था। इन्हीं के शासनकाल में निर्मित खान ने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम के निर्मित उमर के मस्जिद से भी की जाती है। माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी विद्वान अपाउद्दीन के द्वारा दलायत फिरोजशाही के नाम से भी अनुवाद करवाया था। माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई तथा इन्हें दिल्ली के हौज खास परिसर में दफनाया गया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद तुगलक था, जिनका शासनकाल 1394 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक का था। माना जाता है कि इनका शासन दिल्ली से लेकर पालन तक ही था। इन्हीं के शासनकाल में दिसंबर 1398 ईस्वी में तैमूरलंग दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, जिसके बाद सुल्तान दिल्ली को छोड़कर गुजरात के पाटन चले गए थे। इन्हीं के शासनकाल में मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी तथा मलिक उसरसक की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसी समय जफर खान ने स्वतंत्र गुजरात राज्य की स्थापना की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सैयद वंश का क्विक रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।